हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और कल का जो सेशन था, कल का वीडियो था, वो कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से वो वीडियो आधे में ही डिस्टर्ब हो गया था, स्टॉप हो गया था। तो अच्छा, कल मैंने बात की थी कि कल के भी सेशन में हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी भी बात कर लेंगे और संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की भी बात करेंगे। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात हो नहीं पाई थी, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज ही कवर हो पाई थी। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। फिर चूंकि अच्छा आज लगा हुआ था पंचायती राज, ठीक है, तो फिर वही माफी चाहूंगा मैं, पंचायती राज फिर एक वीडियो पीछे हो जाएगा। बस आता है पंचायती राज के लिए 2 से 3 वीडियो मिले हुए हैं, हम उसमें पंचायती राज को कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो इसको जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे संविधान में इसको कहां पर वर्णित किया गया है, किस जगह पर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसकी संविधान में, हमारे संविधान में इसकी पोजीशन देखेंगे तो हमारे संविधान के पार्ट 1 में, संविधान के भाग 1 में इसका जिक्र किया गया है, इसको रखा गया है, इसको जगह दी गई है। और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के और आर्टिकल 4 तक में इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी कि 4 आर्टिकल में इस पूरे भाग को समाहित किया गया है। तो अच्छा, इसमें हमें पढ़ना क्या है, किस बात का इसमें जिक्र किया गया है। तो देखिए, इसमें जो है कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी भारत क्या है, भारत एक संघ होगा जो बहुत सारे राज्यों से मिलकर के बना होगा, ठीक है। इसमें बात की गई है। इसमें अगर हम आर्टिकल 1 को देखें तो आर्टिकल 1 में उल्लेख किया गया है भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया राज्यों का एक संघ है, बहुत सारे राज्यों को मिला करके बनाया गया है, ठीक है। तो भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, ठीक है। इस बात का क्या महत्व है, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ होगा। क्या मतलब इस बात का दोस्तों, इस बात का मतलब है कि भारत जितने भी राज्यों से मिलकर के बना है, इसकी सीमाओं के अंदर जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिला है कि वो भारत से बाहर निकल जाए, ठीक है। मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब कि अगर संघ चाहे, यानी राष्ट्र देश चाहे, तो संघ, अगर केंद्र सरकार को देखें हम, तो संघ अगर चाहे तो संघ तो राज्यों की सीमाओं में, उसकी नामों में या फिर उसकी जो बाउंड्री है इनमें परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। संघ को अधिकार है कि संघ, अगर हम इस लाइन का मतलब देखें, इस लाइन की मीनिंग क्या है, तो संघ राज्यों की सीमाओं, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। मतलब संघ को तो यह अधिकार है कि वो राज्यों की सीमाओं में उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। संघ चाहे तो किसी एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्यों में कन्वर्ट कर दे, या फिर 2 राज्यों के क्षेत्रफल को लेकर के एक तीसरे नए राज्य का गठन कर दे, या फिर किसी एक राज्य को समाप्त ही कर दे। तो ये सारी शक्तियां किसके पास है, संघ के पास है, ठीक है। तो संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, ठीक है, या फिर किसी एक राज्य को समाप्त कर सकता है, ठीक है। संघ के पास पावर है, परंतु राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। संघ तो चाहे तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नामों में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, उनके क्षेत्रफल को
दो तीन चार राज्यों के क्षेत्रफल को मिलाकर के किसी नए राज्य का गठन कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, है ना, तो बिहार से झारखंड बना दिया गया। तो संघ क्या करेगा, किसी राज्य से की सीमाओं को लेकर के और किसी नए राज्य का गठन कर सकता है या फिर उसके नामों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि राज्य अपने आप से संघ से अलग हो जाए या फिर राज्य स्वयं जो है अपने नाम का परिवर्तन कर ले या फिर जो है हट करके किसी नए दो तीन चार राज्य संघ से अलग होकर के और एक नए देश का निर्माण कर ले। अगर ऐसा संभव हो पाता तो जो खालिस्तान की जो मांग चल रही है, तो खालिस्तान भी धर्म के आधार पर एक नया देश बन गया होता। ठीक है, पंजाब और सिंध का क्षेत्र मिलकर के जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र और खालिस्तान नए देश का निर्माण हो गया होता। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, उसमें भी कुछ राज्य बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक अलग देश की मान्यता दे दी जाए। तो अगर ऐसा संभव हो पाता कि राज्य जो है स्वयं से संघ से बाहर निकलने की शक्ति रखते होते, तो नॉर्थ ईस्ट में भी हमें एक नए देश का जो उदय है वो देखने के लिए मिल जाता। ठीक है, तो आर्टिकल 1 यही बात कहता है। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि भारत राज्यों का संघ होगा और ये राज्यों के बीच एक किसी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित नहीं है। जैसे कि अगर अमेरिका की हम बात करें तो राज्यों के बीच एक देखा जाए तो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई राज्यों के बीच में कोई अनुबंध नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, राज्य जो है अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, यानी कि राज्यों का तो विनाश हो सकता है, लेकिन राज्यों का तो विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का किसी भी तरीके का विनाश नहीं हो सकता। संघ क्या है, अविनाशी है। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट आप याद रखिए। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है कि वो अविनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। ना ही संघ जो केंद्र सरकार है, जो संघ है, ना ही वह राज्यों की सीमाओं में, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता और ना ही राज्यों को इतनी अधिकार प्राप्त है कि वो संघ से बाहर जा सकते। ठीक है, तो वहां पर क्या कहा गया, वहां पर अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ना ही केंद्र राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता और ना ही राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो संघ से बाहर जा सकते। ठीक है, तो अगर आपको अमेरिका के बारे में पूछना था कि अमेरिका में क्या थ्योरी अपनाई गई है, तो वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ना ही संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करेगा और ना ही राज्य संघ की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम, ये तो हो गया आपका आर्टिकल 1, आर्टिकल 1। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2 क्या कहता है। हमारे जब हम देखेंगे शुरुआत होती है तो उसमें यही लिखा होगा कि भारत दैट इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 को देखेंगे, आर्टिकल 2 क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 2 में बात की गई है कि संघ के अंतर्गत जो संघ की जो सीमाएं हैं, संघ के अंतर्गत जो उसके राज्य क्षेत्र हैं, उनको किन किन आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, तो संघ के राज्य क्षेत्र, यानी संघ के अंतर्गत कौन कौन क्या क्या शामिल है, संघ के राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो इसमें हम देखेंगे एक तो इसमें राज्य है। ठीक है, जब इसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो हमने कुछ भिन्न भिन्न आधारों पर बांटा हुआ है। इसकी जो राजनीतिक सीमाएं है उसके अंदर एक तो राज्य शामिल होते हैं, दूसरा एक शामिल होते हैं संघ शासित प्रदेश। ठीक है, एक तो राज्य होते हैं, दूसरे होते हैं संघ शासित प्रदेश होते हैं, और एक तीसरा ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं अर्जित राज्य क्षेत्र। एक राज्य, एक संघ शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र, और एक अर्जित राज्य क्षेत्र। ठीक, जो राज्य है इनको हमने संवैधानिक रूप से राज्यों का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ पर विधानमंडलों का गठन किया हुआ है। कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है। कुछ राज्य, बाकी के राज्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक सदनात्मक विधानमंडल है, केवल विधानसभा ही है। उसी तरीके से जब संघ शासित प्रदेश को देखेंगे, संघ शासित जब क्षेत्रों को देखेंगे, तो कुछ संघ शासित क्षेत्र, वर्तमान में 3 ही संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें स्वयं की विधानसभा है, और बाकी के जो 5 हैं उनमें स्वयं की विधानसभा नहीं है। उनमें शासन डायरेक्ट जो संघ सरकार है उसके
अंतर्गत शासन चलाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सीधे संघ सरकार के जो केंद्र सरकार है उसके अधीन शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं संघ शासित प्रदेश। अर्जित राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, तो अर्जित राज्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको हमने स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जिन क्षेत्रों को पर हमने अपना अधिकार किया, जिन क्षेत्रों का हमने अर्जन किया, ठीक है, वो अर्जन किस तरीके से हो सकता है, एक तो हम अभियान करके, ठीक है, यानी सैन्य अभियान करके, विजय करके हम शामिल कर ले किसी क्षेत्र को अपने अंतर्गत, या फिर हम कुछ संधियां करके प्राप्त कर लें कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत। और एक आधार ऐसा होता है कि जब किसी का भी किसी क्षेत्र पर अधिकार कोई मतलब अपना अधिकार ना रखता हो, ठीक है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो किसी भी देश के अधिकार में ना हो, उस क्षेत्र पर हम अपना अधिकार स्थापित कर लें। तो इन तीन तरीके से हम क्या करते हैं, राज्यों के क्षेत्रों का हम अर्जन करते हैं। ठीक है, तो विजय के द्वारा, संधि के द्वारा और दावा रहित क्षेत्र पर अधिकार करके। तो अर्जित जो राज्य क्षेत्र है वो तीन तरीके से अर्जित राज्य क्षेत्रों का हम अर्जन कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों का हम अर्जन तीन तरीके से कर सकते हैं, विजय द्वारा या विजयी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों का अर्जन हम या तो विजय के द्वारा करेंगे, या फिर संधि द्वारा करेंगे, या फिर ऐसे क्षेत्र जिन पर किसी का दावा ना हो, दावा रहित क्षेत्र पर अधिकार। ठीक है, तो जो अर्जित राज्य क्षेत्र हैं उनको हम तीन तरीके से उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, विजय के द्वारा, संधि के द्वारा, दावा रहित क्षेत्र पर अधिकार करके। अब अगर हम विजय के द्वारा हम देखें तो 1961 में हमने गोवा में, यानी गोवा का अधिकार किया, गोवा पर अधिकार स्थापित किया। किससे और किससे हमने गोवा प्राप्त कर लिया, तो पुर्तगालियों से। तो हमने 1961 में विजय अभियान चलाया और उसके आधार पर हमने पुर्तगाली एक सैन्य अभियान किया और पुर्तगालियों से हमने जो गोवा क्षेत्र है उस गोवा क्षेत्र को हमने पुर्तगालियों से प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग कि जो गोवा है, गोवा का भारत में विलय कैसे हुआ, तो विजय के आधार पर हुआ। ठीक है, 1954 में हमने फ्रांस के ऊपर अभियान किया, या फ्रांस से हमने अभियान नहीं किया, फ्रांस से हमने क्या किया, संधि किया, और फ्रांस से संधि करके हमने कुछ क्षेत्र प्राप्त किए, जैसे कि चंद्रनगर, माहे, कराईकल, यनम, ठीक है, पुदुचेरी, पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं ये हमने किससे प्राप्त किया, फ्रांस से प्राप्त किया। और कैसे प्राप्त किया, तो संधि के द्वारा प्राप्त किया। देखिए, गोवा हमने पुर्तगालियों से सैन्य अभियान के द्वारा प्राप्त किया, यानी पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करके हमने गोवा का विजय किया 1961 में। चंद्रनगर, माहे, पुदुचेरी, कराईकल और जनम का हमने विलय कैसे किया, तो संधि के द्वारा किया, और किससे, फ्रांस से प्राप्त किया। उसी तरीके से दावा रहित क्षेत्र पर अधिकार करके, जैसे अंटार्कटिका का जो हमारा रिसर्च सेंटर है, कहां, गंगोत्री, अंटार्कटिका में हमारा जो रिसर्च सेंटर है गंगोत्री। ठीक है, भारतीय भी सारी, दक्षिण गंगोत्री हो गया, भारतीय, ये सब क्या है, इन क्षेत्रों पर। अब चूंकि अंटार्कटिका में तो ऐसा नहीं कि किसी भी देश का पूरे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर दावा हो, ऐसा नहीं है, सभी देशों में वहां पर वो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो सभी देशों के लिए खुला हुआ है, यानी कोई भी देश वहां पर जाकर के अपने रिसर्च सेंटर स्थापित कर सकता है, अपनी जो प्रयोगशालाएं हैं वो स्थापित कर सकता है। तो इसी क्रम में हम लोग भी अंटार्कटिका में गए, अंटार्कटिका के एक क्षेत्र दक्षिण गंगोत्री, उस पर हमने अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया और उस क्षेत्र पर हमने अपना दावा घोषित कर दिया। उसी तरीके से न्यू मूर द्वीप, ये जो न्यू मूर द्वीप है ये क्या था, तो न्यू मूर द्वीप जो है ये समुद्र में एक तरीके से ये छोटा सा आइलैंड है, यानी कि समुद्र में अवसादों परवलन के कारण इस द्वीप का उत्थान हुआ, और ये जो कि नया बना हुआ द्वीप था, पहले ये अस्तित्व में था नहीं, ये बाद में समुद्र के बीच में द्वीप बाद में अस्तित्व में आया, बाद में जो है वो निकल करके बाहर आया, उभरा। तो अब इस पर चूंकि किसी भी देश का अधिकार नहीं था, तो हमने तुरंत जो है इस न्यू मूर द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, और अपना झंडा फहरा दिया, और तब से न्यू मूर द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गया। ठीक, तो दावा क्षेत्र हमने देख लिया, गंगोत्री रिसर्च सेंटर जो हमने
स्थापित किया अंटार्कटिका में, गंगोत्री रिसर्च सेंटर। और न्यू मूरद्वीप क्या है, समुद्र में एक आइलैंड उभरा था जिस पर किसी का अधिकार नहीं था, तो हमने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और अंटार्कटिका के क्षेत्र जिन पर हमने अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हिल गया था कैमरा। ठीक है, अब ये अर्जित राज्य क्षेत्र हमने देखे 3 तरीके से। अर्जित राज्य क्षेत्र, ये जो राज्य क्षेत्र है ऐसे इनका हम अर्जन कर सकते हैं, विलय कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। राज्य और जो संघ शासित प्रदेश हैं इनके बारे में कुछ चीज देखेंगे। यूनियन टेरिटरीज, देखिए क्या हुआ। अच्छा, एक चीज जो है हमें अर्जित राज्य क्षेत्रों में एक तरह सिक्किम का एक उल्लेख भी हम कर लें। ठीक है, जो अर्जित राज्य क्षेत्र हैं, इन अर्जित राज्य क्षेत्रों में हमें सिक्किम का भी उल्लेख करना, ये बिल्कुल से अलग प्रक्रिया थी। ना तो ये विजय के द्वारा थी, ना संधि के द्वारा, और ना ही दावा रहित क्षेत्र के आधार पर। ये क्या हुआ था, सिक्किम में हमने जनमत संग्रह करा करके वहां का जो शासक जो राजा है उससे हमने, उसके कहने पर हमने सिक्किम के क्षेत्र को अपने में विलय किया। ठीक है, तो हमने सिक्किम की कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमने इसको क्या किया था, जनमत संग्रह के आधार पर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उन निवासियों की इच्छा के अनुरूप हमने सिक्किम का विलय किया था भारत में। ठीक है, तो जनमत संग्रह के आधार पर इसका विलय किया 1935 में। 1935 में, सॉरी 1935 कह रहा हूं, आप करिएगा, 35वां संविधान संशोधन करके, 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन के दौरान हमने क्या किया, हमने सिक्किम पर अपना अधिकार स्थापित किया। और उसी के जस्ट बाद अगले ही उसी के तुरंत बाद हमने 36वां संविधान संशोधन किया। और 36वां संविधान संशोधन करके हमने संविधान में, मतलब 36वां संविधान संशोधन करके हमने सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में हमने सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन 35वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था कि जो सिक्किम है उस पर हमने अपना अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, यानी कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है हमने संयुक्त राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया था। और जस्ट अगला ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1975 में हमने सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता दे दी। ठीक, 2014 में चीन ने भी, 2014 से पहले चीन सिक्किम को भारत का क्षेत्र नहीं मानता था। वो कह रहा था कि आपने जबरदस्ती सिक्किम पर अपना अधिकार स्थापित करके उसको अपने में विलय कर लिया है। लेकिन 2014 में चीन ने भी सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में मान्यता दी। और 2014 से ही जो चाइना ने जो मैप जारी किया, उस मैप में सिक्किम को भारत का एक क्षेत्र, एक राज्य के रूप में, सिक्किम को भारत के एक राज्य के रूप में उसने मान्यता दी। और अपने मानचित्र में भी इस बात को, इस चीज को उल्लेखित किया। ठीक है, चीन ने भारत को सिक्किम के राज्य के रूप में कब मान्यता दी, 2014 में। और उसके बाद इसको मानचित्र में भी स्थान दिया। तो ये हमने थोड़ा सिक्किम के बारे में देख लिया। उसमें स्पेशल केस था, वहां पर ना ही अभियान हुआ था, ना ही वहां पर ऐसे कोई किसी दूसरे देश से संधि हुई थी, बल्कि उसी देश की ही जनता में एक जनमत संग्रह करा करके और हमने सिक्किम को अपने साथ शामिल कर लिया था। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया, जो 36वां संविधान संशोधन है 1975 के आधार पर। और उससे हमने संविधान, इसको सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। चलिए, आर्टिकल 2 में ये हो गया। और आर्टिकल 2 में अब हम देखेंगे आर्टिकल 3 को। देखिए, आर्टिकल 2 में सिर्फ यही चीज कही गई है, संघ के राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। यानी भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बात किया गया है, मतलब राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित राज्य क्षेत्र। तो इसी आर्टिकल 2 में ही आपको सभी राज्यों के बारे में मिलेगा कि भारत में कितने राज्य हैं। आपको संघ शासित प्रदेशों के बारे में मिलेगा, भारत में कितने
संघ संसदीय प्रदेश है, तो वर्तमान में 28 राज्य हो गए, संघ संसदीय प्रदेश 8 हो गए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो आर्टिकल जो दोस्तों 3 है ये प्रक्रिया का उल्लेख करता है। और कौन सी प्रक्रिया? प्रक्रिया में हो गया राज्यों की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नए राज्यों का गठन इत्यादि। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में क्या उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 3 में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। प्रक्रिया कैसे? प्रक्रिया राज्यों के संबंध में कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन, क्योंकि संघ ही राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है। ठीक है, किन्हीं 2, 3, 4 राज्यों के क्षेत्र को मिला करके किसी नए राज्य का गठन कर सकता है, किसी पुराने राज्य को समाप्त कर सकता है उसकी मान्यता को। तो ये सब कार्य कौन करता है? संघ। और संघ जिस प्रक्रिया के अनुसार ये कार्य करता है, तो उस प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 3 में। ठीक है, यानी कि संसद के द्वारा जिस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है उस प्रक्रिया का पूरा उल्लेख इस आर्टिकल 3 में किया गया है। अब इसे हम प्रक्रिया में देखेंगे। जब हम प्रक्रिया में देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि संसद को ही अधिकार प्राप्त है कि वो राज्यों के बारे में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। और इसके लिए कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की, संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ठीक है, जो संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा विधेयक या ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। समझाए क्या है? इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई विचार बने कि किन्हीं राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, या फिर नए राज्यों का गठन करना है, या फिर राज्यों के नामों में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति से पहले पूर्व अनुमति ली जाएगी, राष्ट्रपति जब उस प्रस्ताव में अपनी अनुमति दे देगा, तब फिर उस प्रस्ताव को, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के फिर उस प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और उसको ये आवश्यक नहीं कि संसद के पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाए या पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाए, उसको संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि संसद के अपर हाउस या लोअर हाउस में किसी में पहले प्रस्तुत किया जाना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसमें यह है कि आप संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, आप इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं। बस उसके लिए एक कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति की पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी ऐसे प्रस्ताव के लिए। ठीक है, अब जो है दूसरा ये है कि पहले बात तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ली गई ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सदन में। दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा जब प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा जो प्रस्ताव है, ऐसा प्रस्ताव संबंधित राज्य की विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में और क्या कहा गया है
कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा इसे संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि विचार के लिए वो समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है। राज्य विधानमंडल के समक्ष विचार हेतु, लेकिन ये सिर्फ मात्र एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अब क्या है कि जब वो प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया गया तो अब राष्ट्रपति का ये दायित्व है कि वो क्या करेगा, राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव को जो संबंधित राज्य है, जो प्रभावित राज्य है, जिसकी सीमाओं में परिवर्तन किए जाने की बात चल रही है, उस संबंधित राज्य की विधानमंडल के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेगा। एवं राष्ट्रपति ऐसे विचार के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है। मतलब कि संबंधित राज्य के पास भेजा गया कि भैया हम आपके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हैं आपके क्या विचार हैं। तो अगर उसने कहा कि नहीं सर हमारी जो है सीमाओं में परिवर्तन ना करिए, हमारे नाम में परिवर्तन ना करिए, तो अब क्या है कि अब इस चीज को मानना या ना मानना वो संसद के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ इससे एक बार विचार दिया जाएगा, फॉर्मेलिटी की जाएगी कि आप क्या चाहते हैं, वो कहें कुछ भी, लेकिन काम वही होगा जो संसद के दोनों सदन चाहेंगे। ठीक है, तो एक मात्र ये फॉर्मेलिटी है और राष्ट्रपति ऐसे विचार के लिए क्या करेगा, समय सीमा निर्धारित करेगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति कहेगा कि आपके पास 2 महीने का समय है, आप इस बारे में अपने विचार व्यक्त करिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति ऐसे विचारों के लिए राज्य विधानमंडल के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर देगा। उसी समय सीमा के अंतर्गत अगर वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो ठीक है, वरना वो जो प्रस्ताव है वो तुरंत सदन के पास चला जाएगा। ठीक है, आगे की फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसके लिए। और लेकिन तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि संसद राज्य विधानमंडल के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वही देखिए बात आ गई कि जो संसद है, संसद राज्य विधानमंडल के सुझाव और विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं क्या है, मतलब कि इस पॉइंट को अगर हम देखें, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति विचार के लिए उस प्रस्ताव को भेज रहा है विधानमंडल के पास, आप अपने विचार दीजिए। अगर वो अपने विचार कुछ भी दें, चाहे पॉजिटिव दें चाहे नेगेटिव दें, लेकिन उन विचारों को सुझावों को मानने के लिए संसद बाध्य भी नहीं है। संसद करेगी वही जो संसद की इच्छा करेगी। ठीक है, तो संसद राज्य विधानमंडल के सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संबंधित जो परिवर्तन है वो प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से, इसके लिए विशेष बहुमत की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल 50+1 50%+1 वोटिंग के द्वारा ही संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संबंधित जो परिवर्तन है उसको प्रभावी कर सकते हैं। तो यदि संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राज्य की सीमाओं, नाम एवं नए राज्य का गठन हो जाएगा। क्लियर? यदि संसद मात्र साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव पारित करके और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है और नए राज्यों का गठन कर सकता है। ठीक है, मतलब जैसा भी प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है वो प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। क्लियर? तो हम देखेंगे इसके लिए सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही पावर है। ठीक है, मात्र संसद के पास पावर है। आपसे पूछा जाएगा कि नए राज्यों के गठन की पावर किसके पास है? राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है कि संसद की इच्छा पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि मंत्रिमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपको जवाब देना है कि संसद के ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है, कि राज्यों की सीमाओं में, नामों में नए राज्यों का गठन करना है कि नहीं,
ये पावर किसके पास है, तो इसके बारे में कानून बनाने की शक्ति है संसद के पास। ठीक है। अच्छा, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज हमें ये देखना है, नोट में आप देख सकते हैं, बेरुवाड़ी केस आया था, बेरुवाड़ी केस। इस बेरुवाड़ी केस में क्या हुआ था कि इसमें यह प्रस्ताव रखा गया बेरुवाड़ी केस के द्वारा, इससे यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई क्षेत्र ऐसा है भारत में जो कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के द्वारा जिसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय संधियों के द्वारा किसी क्षेत्र को हम, किसी राज्य के कुछ क्षेत्र को हम किसी दूसरे देश को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अभी बांग्लादेश से हमारा समझौता हुआ था, उससे हमने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र अपने में मिलाए थे और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिए थे। तो बेरुवाड़ी केस में यह कहा गया कि अगर अंतरराष्ट्रीय संधियों के द्वारा किसी राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव संसद में साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से पारित होगा। तो बेरुवाड़ी केस में क्या कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय संधि के द्वारा राज्यों की सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। वो प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अगर अंतरराष्ट्रीय संधि से संबंधित कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं तो उसको साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय संधियों के कारण हो रही है तो बेरुवाड़ी केस में ये डिसीजन लिया गया था, इसमें ये प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत कि ऐसा प्रस्ताव हम संसद में विशेष बहुमत से पारित करेंगे। ठीक है। तो बेरुवाड़ी केस में क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि यदि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के द्वारा भारत के किसी राज्य की सीमाओं या फिर क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो संसद के द्वारा ऐसा जो प्रस्ताव है वो साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से पारित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा प्रावधान किया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा जजमेंट दिया था कि अगर अंतरराष्ट्रीय संधि के कारण किसी राज्य की सीमाओं में कोई किसी भी तरीके का परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे परिवर्तन हेतु जो प्रस्ताव है उसको संविधान में विशेष बहुमत से पारित करना होगा। ठीक, अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं। हमारे जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय से लेकर के और वर्तमान समय में देश के अंदर जो राज्य है, जो संघ शासित प्रदेश है, इनकी क्या स्थिति है, ठीक है, कैसे इनका गठन हुआ, इस चीज के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषाई आधार पर राज्यों की मांग और राज्यों का पुनर्गठन। यहां से आपसे क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग एवं राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो यहां देखेंगे भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग उठी उसको देखेंगे और राज्यों के जो फिर से पुनर्गठन हुआ, ठीक, उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारा 1949 में जब हमारा संविधान लागू होता है, 26 नवंबर 1949 में जब संविधान लागू होता है तो 1949 में राज्यों की स्थिति, पहले हम इसको देखेंगे, 1949 में राज्यों की स्थिति को देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 1953 में कैसे आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर पृथक राज्य बना। फिर उसके बाद बहुत सारी समितियां आती हैं जो कि अपनी अपनी अनुशंसा देती हैं कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, यानी कि राज्यों का जो निर्धारण है वो भाषा के आधार पर किया जाना उचित है या नहीं। तो उस क्रम में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1949 में राज्यों की स्थिति। तो 1949 के समय राज्य 4 ग्रुप में थे। ठीक है, 1949 के समय 4 ग्रुप में बटे हुए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब ये जो ग्रुप हैं, ग्रुपों के आधार पर जो क्षेत्रों का राज्यों का निर्धारण किया गया था तो इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो ग्रुप ए है, इन ग्रुप ए में ब्रिटिश भारत के क्षेत्र आते थे, मतलब ग्रुप ए में ऐसे क्षेत्र आते थे जो कि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश के अधीन थे, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र।
यानी कि भारत के ऐसे राज्य, ऐसे क्षेत्र जो कि ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट नियंत्रण में थे। तो ग्रुप ए के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के क्षेत्र आते थे जो कि ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट नियंत्रित किए जा रहे थे, डायरेक्ट उनको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश के द्वारा डायरेक्ट प्रशासन चल रहा था। तो उसमें हम देखेंगे, उसमें अच्छा, ऐसे क्षेत्रों में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती थी। ऐसे जो क्षेत्र हैं एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती थी। ऐसे क्षेत्र हैं कौन कौन से? बंगाल, मद्रास, बंबई, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, ये तो मुख्य रूप से थी ही। ठीक, उसके बाद बंगाल, मद्रास, मुंबई, फिर उड़ीसा, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, आर्थिक मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं। तो कौन हो गया? बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बंबई, पंजाब, मद्रास, उड़ीसा। अच्छा, पंजाब नहीं लिखा क्या? पंजाब। ठीक है, तो जब 1949 में जब संविधान लागू हुआ तब 4 ग्रुपों में राज्य बटे हुए थे। सबसे पहले ब्रिटिश भारत के क्षेत्र जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, और उस समय 9 ऐसे क्षेत्र से जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे, बंगाल, मद्रास, बंबई, ये तीनों तो प्रेसिडेंशियल हो गई। फिर उड़ीसा और बिहार को बंगाल से काट करके बनाया गया, असम को भी बंगाल से ही पृथक करके बनाया गया, उसका सिलहट वाला क्षेत्र मिला करके, कुछ बंगाल का क्षेत्र मिला करके। संयुक्त प्रांत पहले से अस्तित्व में था ही, इस पर भी अंग्रेजों के द्वारा जब अवध के नवाब के साथ जब संधि की गई थी, अवध के नवाब से जब प्राप्त कर लिया गया था 1856 में लॉर्ड डलहौजी की जो नीति उसके तहत, तो उस समय से संयुक्त प्रांत भी नियंत्रण में आ गया था, मध्य प्रांत में भी अधिकार हो गया, और पंजाब में भी जब द्वितीय आंग्ल मराठा वार हुआ 1849 में, तो दिलीप सिंह के द्वारा ये पंजाब का क्षेत्र भी विलय कर लिया गया। ठीक है, दिलीप सिंह से छीन करके, और पंजाब का जो क्षेत्र है वो भी ब्रिटिश के नियंत्रण में शामिल हो गया। तो ये इतने जो क्षेत्र हैं ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप बी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो ग्रुप बी में कुछ बड़ी रियासतें आती थी, ऐसी रियासतें जो जिन पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, लेकिन ऐसी रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ संधियां कर रखी थी। देखिए, ऐसे ये जो क्षेत्र है ये तो डायरेक्ट ब्रिटिश के नियंत्रण में थे। अब आते हैं भारत की बड़ी रियासतें। कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि अंग्रेजों के अधीन कभी आई नहीं, बस ये कि हाँ अंग्रेजों के साथ उन्होंने कुछ संधियां कर रखी थी। इन पर राज्य प्रमुख हुआ करता था। इस पर कौन होता था? राज्यपाल। जैसे अभी राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है ना, देश का प्रमुख राष्ट्रपति, वैसे ही इनका प्रमुख राज्यपाल, इसका प्रमुख उसको कहते थे राज्य प्रमुख। इसमें जो आती हैं कुछ रियासतें हुआ, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पटियाला सौराष्ट्र, पटियाला हो गया, पटियाला भी अब पंजाब के अंदर है पटियाला, उस समय पंजाब से अलग था, पटियाला अलग रियासत थी। पटियाला हो गया, सौराष्ट्र हो गया। ठीक है, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र पृथक रियासतें थी, तो राजस्थान के भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो राजस्थान में भी डायरेक्ट इनका नियंत्रण नहीं स्थापित हो पाया, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान भी डायरेक्ट नहीं कभी आया। उसके बाद त्रावणकोर अगर हम देखें, त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पटियाला, सौराष्ट्र, राजस्थान, त्रावणकोर, कोचीन और पूर्वी पंजाब। कोचीन और नवे में जो पूर्वी पंजाब है, पूर्वी पंजाब। तो ये क्षेत्र कौन है? इतने क्षेत्र थे जो बड़ी रियासतों के अंतर्गत आते थे ग्रुप बी में। अच्छा, अब जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम में इन सबका कोई महत्व नहीं, लेकिन हमारा जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन नहीं इसी तरीके से बनाता है, उससे आपसे डायरेक्ट ना पूछा जाएगा। उससे क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि उसमें जो स्वतंत्र जो बड़ी रियासतें थी उनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। जो ग्रुप सी है
ग्रुप सी में हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो ग्रुप सी में अजमेर हो गया, कुर्ग हो गया, भोपाल, विंध्य प्रदेश। ग्रुप सी में कुछ छोटी रियासतें शामिल थी, ठीक है, छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नरी। ग्रुप सी जो है इनमें छोटी रियासतें एवं चीफ कमिश्नरी, छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नरी आते थे इसमें। तो अब 4 चीफ कमिश्नरी तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान चला गया, और दिल्ली, ये 3 चीफ कमिश्नरी तो हो ही गई। उसके बाद आगरा, इसमें कौन कौन से हैं, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, विंध्य प्रांत, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, विंध्य प्रांत हो गया। उसके बाद आपका भोपाल, भोपाल बीच में आता था, मणिपुर हो गया, अजमेर हो गया, कुर्ग, दिल्ली, विंध्य प्रांत, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, ठीक है, भोपाल, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर और कच्छ, और गुजरात का कच्छ वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये किस में आते थे, ये छोटी रियासतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में। तो देखिए जैसे कि आपका अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया, ये तो क्या है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है। बाकी विंध्य प्रांत, भोपाल, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, कच्छ, ये सब क्या थे, ये सब छोटी छोटी रियासतों में शामिल थे। ये बड़ी रियासतें हो गई और ये कुछ छोटी रियासतें थी जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश के द्वारा शासित नहीं थी, पृथक थी, स्वतंत्र थी, लेकिन बहुत ही छोटी थी, ठीक है। अब जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में मात्र एक यूनियन टेरिटरी शामिल थी जिसका नाम था अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। तो जब 1949 में जब संविधान लागू हुआ तो जो हमारे देश में जो राज्य थे, जो क्षेत्र थे, वो इन 4 ग्रुपों में विभाजित थे, जिसमें से यूनियन टेरिटरी मात्र एक शामिल थी, अंडमान और निकोबार, केवल उसको ही यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त था, अंडमान और निकोबार का, ठीक है। चलिए ये तो हो गए कि उस समय 1949 में जब संविधान लागू हो रहा था, उस समय राज्यों की क्या स्थिति थी, देश के अंदर किस तरीके से राज्य शामिल थे और कैसे ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया था अलग अलग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले भाषा के आधार पर किस तरीके से राज्यों का गठन हुआ, इसको हम लोग देख लेंगे। भाषा के आधार पर किस तरीके से राज्यों की मांग उठनी प्रारंभ हुई और कैसे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि भाषा के आधार पर जब राज्यों की मांग उठने लग गई और लोगों के द्वारा आंदोलन काफी तेज होने लग गया, ठीक है। तो जब भाषा के आधार पर सबसे पहले भाषा के आधार पर मांग जब बढ़ने लगी तो एस्केधर समिति, एस्केधर कमेटी का गठन किया गया है। और इस एस्केधर समिति का जो गठन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था कि इस बात को देखना, इस बात का पता लगाना, या इस बात के लिए वो प्रस्तुत करना अपना जो अनुशंसा है कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, यानी भाषाई आधार पर देश के अंदर जो राज्य है वो बनाए जा सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे तो क्या उसमें क्या समस्या आएगी और राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने पर उसके क्या फायदे होंगे, तो ऐसे फायदा नुकसान और क्या पॉसिबिलिटी है नहीं, इन सब की जांच करने के लिए सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों की मांग जब बढ़ने लगी तो उसके बाद सरकार के द्वारा एस्केधर कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। इस कमेटी ने क्या किया कि दिसंबर 1948 में
एस के सब कमेटी का गठन 1947 में किया गया था। ठीक है, इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने 1948 में अगले साल ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, इस कमेटी के द्वारा सितंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अपनी उस रिपोर्ट में उसने भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग हो रही थी उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो सितंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपनी इस रिपोर्ट में इसने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग अस्वीकार कर दी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए सबसे पहले किस कमेटी का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले एस्केधर कमेटी का गठन किया गया 1947 में, जिसके 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और अपनी उस रिपोर्ट में इसने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसने कहा कि नहीं, देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। अगर देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होता है तो देश की जो अखंडता और संप्रभुता है उसमें खतरा होने की संभावना है। मतलब जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान की जो हमारे संविधान के जो निर्मात्री सभा के जो मेंबर हैं उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि क्यों ना हम जो राज्य हैं उनको हम भाषा के आधार पर हम रखते हैं, यानी बंगला भाषा बोलने वालों के लिए एक बांग्ला राज्य हो जाए, हिंदी वालों के लिए अलग हिंदी राज्य हो जाए, पंजाबी वालों के लिए अलग पंजाबी राज्य हो जाए, तमिल वालों के लिए तमिल राज्य हो जाए। तो उसके लिए हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा के द्वारा एस्केधर कमेटी का गठन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि एस्केधर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। और उसने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सितंबर 1948 में और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उसने कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक, आर्थिक और भौगोलिक संरचना के अनुसार होना चाहिए। तो इसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि राज्यों का गठन आर्थिक, प्रशासनिक एवं भौगोलिक संरचना के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमें राज्यों का गठन करना है तो हम किन आधारों पर कर सकते हैं, आर्थिक आधार पर, मतलब कुछ राज्य जो बहुत डेवलप है, जो तटीय राज्य है वो अलग, जो राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं उनका हम अलग ग्रुप बना दें, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर और भौगोलिक संरचना के आधार पर, जैसे कि तटवर्ती राज्य अलग हो जाए, जो सूखा प्रभावित राज्य हैं वो अलग हो जाए, हिमालय तलहटी वाले जो राज्य हैं वो अलग हो जाए। तो ऐसे जो है राज्यों का इन्होंने कहा कि इस तरीके से राज्यों का हम ग्रुप बना सकते हैं, राज्यों को हम इस तरीके से हम राज्यों का गठन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एस्केधर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट का भारी विरोध हुआ। ठीक है, इस रिपोर्ट का भारी विरोध हुआ, लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि लोगों की मांग क्या थी, लोग चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो जब इस कमेटी का भारी मात्रा में विरोध हुआ तो फिर एक बार भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है उस पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए एक और समिति का गठन किया गया। ठीक है, जब इस समिति का भारी विरोध हुआ तो हम देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर पुनर्विचार करने के लिए, राज्यों के गठन पर पुनर्विचार, मतलब ये कहा गया चलो ठीक है एक बार फिर से विचार करते हैं कि शायद कोई पॉसिबिलिटी होगी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सके। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन पर विचार करने के लिए, गठन पर पुनर्विचार करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया है। मतलब सबसे पहले कौन सी समिति गठित की गई, सबसे पहले एस्केधर कमेटी गठित की गई। इसके जो अनुशंसाएं हैं इस पर लोगों ने अपना समर्थन नहीं किया, असमर्थन जताया और उसका भारी विरोध किया। इस वजह से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए, पुनर्विचार करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया। इस जेवीपी समिति में कौन कौन शामिल था,
तो इस जेवीपी समिति में देखिए, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सिद्धरमैया, वही पट्टाभी सिद्धरमैया जिनकी वजह से 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से अपना त्याग पत्र दे दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो पट्टाभी सिद्धरमैया, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धरमैया, इन तीन को शामिल करके एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था जेवीपी समिति। और इस समिति का उद्देश्य क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु एक बार फिर से पुनर्विचार करना। ठीक है। अब इस समिति ने अपना विचार किया, पॉसिबिलिटी तलाशी कि क्या संभव है भाषा के आधार पर गठन करना। इस समिति ने भी जब अपनी रिपोर्ट दी, इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में जो भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है उसको अस्वीकार कर दिया। इसने भी अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्धारण या राज्यों की जो मांग है उसको अस्वीकार कर दिया, यानी कि इसने भी एसके धर कमेटी का ही समर्थन कर दिया। इसने भी कह दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग है वो किसी भी तरीके से पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है। ये हो गए दो कमेटियां, एसके धर कमेटी और जेवीपी समिति। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या घटनाक्रम होगी? परंतु क्या होता है कि 15 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश क्षेत्र के एक समाज सेवक थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा 56 दिन का भूख हड़ताल किया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य की मांग के लिए। और 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात समाज सेवी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। ठीक है। ये तेलुगु भाषा के आधार पर अपने एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है। तो 15 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात समाज सेवी पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे। और भूख हड़ताल के कारण की क्या हुई? 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। इससे क्या होता है कि जो आंदोलन है वो और तीव्र हो गया, क्योंकि समाज सेवी थे ही, काफी लोकप्रिय थे, तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इससे जगह जगह पर जो आंदोलन है वो बहुत उग्र हो गया। और जब ये उग्र आंदोलन हो गया तो अब इस आंदोलन को शांत करने के लिए अब ये डिसीजन लिया गया कि अब भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए। और इसी के आधार पर क्या हुआ? 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नया राज्य का निर्माण कर दिया गया, नया राज्य का गठन कर दिया गया और नाम उसका रखा गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, क्योंकि जो आंदोलन है बहुत उग्र हो गए थे समाज सेवी की मृत्यु के पश्चात। तो इसीलिए तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य का गठन किया गया और उस राज्य का नाम क्या रखा गया? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया। कब गठन हुआ? 1953 में। तो आपसे पूछा सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बनता है? तो आंध्र प्रदेश बनता है। कब? 1953 में। ठीक है। अब हम देखेंगे कि दिसंबर 1953 में एक स्टेट रिकॉग्निशन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, एक स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन का गठन किया गया। कब? दिसंबर 1953 में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन का गठन किया गया। अब ये जो स्टेट रिकॉग्निशन जो कमीशन है, राज्य पश्चिम स्टेट रिकॉग्निशन जो कमीशन है, इसका जो गठन किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? तो उस कमीशन का उद्देश्य था भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है इसकी पॉसिबिलिटी को तलाशना है। भाषा के आधार पर राज्यों की जो मांग है उसका एक ब्यौरा प्रस्तुत करना। ठीक है। अब ये जो कमीशन का जो गठन हुआ भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु, इस कमीशन की, इस आयोग की अध्यक्षता किसने की? इस आयोग के अध्यक्ष
इस आयोग की अध्यक्षता की फजल अली, तो इसको हम फजल अली आयोग भी बोल देते हैं। ठीक है, दिसंबर 1953 में जो आयोग का गठन किया गया ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है नहीं या कैसे किया जाए। अब तो चूंकि ये हो ही गया क्लियर कि नहीं, भाषा के आधार पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश के लिए हड़ताल हुई थी, अब बांग्ला भाषी हड़ताल करेंगे, जो पंजाबी है वो हड़ताल करेंगे, तो आगे ठीक है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। तो किसकी अध्यक्षता में? फजल अली। और दो अन्य सदस्य इसमें थे, दो अन्य सदस्यों में हृदय नाथ कुंजरू, ठीक है, और दूसरे थे के.एम. पन्निकर। हृदय नाथ कुंजरू थे और के.एम. पन्निकर, और के.एम. पन्निकर। तो हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्निकर ये दो सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी कि किस प्रोसेस से, किस तरीके से हम राज्यों का गठन करेंगे, राज्यों को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है, और उस रिपोर्ट के द्वारा इसमें इस कमेटी ने दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस रिपोर्ट में उसने जो ABCD जो ग्रुप हैं, इन ABCD ग्रुप को समाप्त कर दिया। ABCD ग्रुप को समाप्त करने की इन्होंने अनुशंसा की, और साथ ही साथ इसने 16 नए राज्यों के गठन की बात की। ठीक है, तो दिसंबर 1955 में जब फजल अली आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ABCD जो ग्रुप है इसको समाप्त करने की अनुशंसा की, और इसमें 16 स्टेट प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरी के गठन का प्रस्ताव दिया, गठन का सुझाव दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है कि जो फजल अली कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उसके द्वारा क्या अनुशंसाएं की, क्या सिफारिश की गई, तो उसमें हम देखेंगे दिसंबर 1955 में जब फजल अली की जब रिपोर्ट आती है कमेटी की, तो उसमें जो ABCD जो ग्रुप थे ना 1949 में जो हमने देखे, इन ABCD ग्रुप के आधार पर जो राज्यों का बंटवारा किया गया था उसको समाप्त करने की बात की गई, और कहा गया कि भाषा के आधार पर 16 स्टेट होने चाहिए और 3 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी रिपोर्ट में इसने ये 2 पॉइंट्स याद रखना है, ये इसने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही संसद ने अगस्त 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। ठीक है, हो गया, देखते हैं। इस फजल अली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, या इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने अगस्त 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य ने क्या किया, संसद ने क्या किया, संसद ने अगस्त 1956 में राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो पारित किया, और इस अधिनियम के आधार पर, इस अधिनियम के जो पॉइंट है, इस अधिनियम के आधार पर संसद ने 14 स्टेट और प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज घोषित की। साथ ही साथ जो ये ABCD जो ग्रुप है, इन ABCD ग्रुप को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो हमें ये 2 चीज देखनी है। फजल अली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने अगस्त 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, और उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत संसद ने क्या किया, संसद ने पहले तो जो इसने अपने अनुशंसा में, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ABCD ग्रुप समाप्त करने चाहिए, तो ABCD ग्रुप समाप्त कर दिए गए। साथ ही साथ 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी में भारत को बांट दिया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर 14 स्टेट में भारत को बांट दिया गया, जबकि यहां पर इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था, 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। लेकिन हमें पता है कि इसे जो कमेटी की जो रिपोर्ट है ये केवल सुझाव देती है,
इनके आधार पर सरकार काम करने के लिए बाध्य नहीं है। इनकी केवल रिपोर्ट क्या है, एक तरीके से केवल सुझाव के रूप में एक्सेप्ट की जा सकती है। तो संसद के ऊपर, सरकार के ऊपर ये निर्धारित करता है कि वो इनकी रिपोर्ट की किस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीजें इसकी जो सिफारिश है एक्सेप्ट की गई, कुछ बातों में थोड़ा सा संशोधन किया गया। तो 16 की जगह 14 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी की जगह 7 यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी गई। ठीक है, लेकिन ABCD जो ग्रुप है उसको समाप्त कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि ये 14 स्टेट कौन कौन से घोषित किए गए थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो 14 स्टेट कौन कौन से थे। तो हम 14 राज्य देख लेंगे। 14 राज्य जो घोषित हुए वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 1956 में गठित जो 14 राज्य हैं उनमें है आंध्र प्रदेश, असम, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो सबसे पहले बन गया था, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बंगाल है ही। ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, बिहार, बंबई, उस समय बंबई था, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, कितने हुए, 3 4 5 6 7 8 9 MP, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और UP। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 राज्य हो गए। अब देखिए, मद्रास और मैसूर इन दोनों का भी कुछ समय के बाद नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, तो अगर हम मद्रास को देखते हैं तो 1969 में मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास का जो नाम है ये 1969 में मद्रास का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तमिलनाडु। तो मद्रास का 1969 में मद्रास का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया। और 1973 में इस मैसूर का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया कर्नाटक। ठीक, तो जिस समय 14 राज्य बने थे उस समय तमिलनाडु, कर्नाटक नाम नहीं था, नाम क्या था, मद्रास और मैसूर। 1969 में मद्रास का नाम कन्वर्ट करके तमिलनाडु हो गया और मैसूर को नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, कर्नाटक। तो 14 राज्य जो कि 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा गठित थे वो ये हो गए 14 राज्य। इनको आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और UP। तो आपको ये दो थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि इनके नाम बाद में परिवर्तित किए गए। तो आपसे पूछा सकता है कि क्या तमिलनाडु 1956 में अस्तित्व में था, तो तमिलनाडु नहीं बल्कि उसकी जगह पर मद्रास नाम हुआ करता था। ठीक है, अब हम देखते हैं 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो 7 यूनियन टेरिटरीज हम देखेंगे 1956 के आधार पर कौन कौन सी थी। तो इसमें से था अंडमान और निकोबार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, मणिपुर और त्रिपुरा। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी कहते थे उस समय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो 7 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हो गई, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर। आज अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी तो अभी भी हैं। ठीक, तो उस समय हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर भी यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, जिनको बाद में फिर हमने हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर को हमने बाद में फिर राज्यों का दर्जा दिया। तो उसको हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं कि भारत में 1956 के पश्चात गठित राज्य। ठीक है, कब कब किन किन राज्यों को हमने, किन किन राज्यों की हमने सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्यों को गठन किया, किन यूनियन टेरिटरीज को हमने राज्यों का दर्जा दिया, तो उसको हम देखते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं 1956 के पश्चात गठित राज्य।
ठीक है। 1956 के पश्चात गठित राज्यों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि जो बंबई जो था ना 1956 में, जो राज्य की श्रेणी में बंबई था, तो उस बंबई को हमने डिवाइड करके दो राज्यों को गठन कर दिया। बंबई से ही महाराष्ट्र बना, बंबई से ही गुजरात बना। तो बंबई की सीमाओं में परिवर्तन करके हमने क्या कर दिया, दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया। 1963 में नागालैंड, 1963 में नागालैंड, ठीक है। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात, 1963 में नागालैंड, 66 में हरियाणा और पंजाब, 1966 में हरियाणा पंजाब, जो पंजाब एक राज्य हुआ करता था तो उसकी हमने सीमाओं को परिवर्तित करके हमने उसी से हरियाणा निकाल दिया, हरियाणा पंजाब। 1979 में जो हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी था, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। तो सबसे पहले कोई यूनियन टेरिटरी जिसको राज्य का दर्जा मिला वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पहली यूनियन टेरिटरी जिसको राज्य का दर्जा मिला तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा मिल गया। 72 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो देखिए जो मेघालय है, इस मेघालय को असम से अलग करके और मेघालय का निर्माण किया गया, और मणिपुर और जो त्रिपुरा है ये यूनियन टेरिटरीज थे। तो 71 में हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है उसको राज्य का दर्जा मिला, और 72 में मणिपुर और त्रिपुरा ये जो यूनियन टेरिटरी है इनको दर्जा मिला राज्य का, और असम से अलग करके मेघालय को अलग राज्य बना दिया गया था 1972 में। ठीक है। 75 में हम देखेंगे सिक्किम का विलय किया गया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 36वां संविधान संशोधन करके और सिक्किम को भारत में मिला करके उसको राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम को मिला दिया गया था, और अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा मिला, भारत का राज्य घोषित। ठीक है। तो 1975 में ही सिक्किम को भारत के राज्य का दर्जा मिला। 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो देखिए 1961 में हमने क्या किया था, 1961 में हमने पुर्तगालियों से गोवा का कब्जा किया था, पुर्तगालियों से हमने गोवा को प्राप्त किया था, और उसी समय हमने 1961 में गोवा को हमने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया था, और फिर 1987 में आकर के हमने गोवा को यूनियन टेरिटरी से राज्य में घोषित किया। ठीक है। गोवा को 1961 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, 1961 से 87 तक गोवा यूनियन टेरिटरी रहा, और 87 में हमने गोवा को अपने भारत के राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है। साथ ही साथ 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी हमने राज्य का दर्जा दिया। ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं सन 2000 में हम सभी जानते हैं कि 2000 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमाओं में परिवर्तन किया गया, और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन 3 राज्यों का गठन किया गया सन 2000 में। 2014 में हम देखते हैं 2014 में आंध्र प्रदेश की सीमाओं का परिवर्तन करके और तेलंगाना का गठन किया गया। ठीक है। 2014 में हम देखते हैं तो 2014 में आंध्र प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन करके तेलंगाना का गठन किया गया। फिर हम 2019 को देखेंगे तो 2019 में जम्मू कश्मीर जो राज्य है उस जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, और 2019 में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य को की सीमाओं में परिवर्तन करके हमने उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। सन 2000 में क्या होता है कि दादरा नगर हवेली और जो दमन दीव है वो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, उन दोनों को आपस में मिला करके हमने एक ही यूनियन टेरिटरी कर दी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, फिर दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव, इन दोनों का क्या कर दिया हमने, इन दोनों को मिला दिया और एक यूनियन टेरिटरी कर दी।
1 यूनिट रेडी कर दी। तो अब अगर हम वर्तमान में देखें, तो अगर हम वर्तमान का सिनेरियो देखते हैं, वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य और प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं वर्तमान में। तो ये सारा इसका इतिहास रहा, सारा विकास क्रम का रहा हमारे राज्यों का और राज्यों के पुनर्गठन का। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया। अब हम थोड़ा सा जरा देख लेते हैं कि इस समय वर्तमान में कुछ नए राज्यों की मांग चल रही है। वर्तमान में नए राज्यों की मांग चल रही है। वर्तमान में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कि केंद्र से मांग कर रहे हैं कि एक राज्य को तोड़ करके और 2-3 अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाए। तो वर्तमान में जो नए राज्यों की मांग चल रही है वो कौन कौन से हैं, तो देखेंगे जैसे हम लोग गुजरात जो है, गुजरात में मांग चल रही है गुजरात की सीमाओं में ही परिवर्तित करके और एक नया राज्य घोषित कर दिया जाए। कौन सा, सौराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात में मांग चल रही है गुजरात की सीमाओं से में ही परिवर्तन करके एक नया राज्य सौराष्ट्र का निर्माण किया जाए। महाराष्ट्र में मांग चल रही है, महाराष्ट्र में विदर्भ, महाराष्ट्र में मांग चल रही है एक नया राज्य विदर्भ का निर्माण कर दिया जाए, क्योंकि इसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास। तो संसद से मांग चल रही है। पश्चिम बंगाल में मांग चल रही है गोरखालैंड और असम में बोडोलैंड। वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड और असम में बोडोलैंड। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में मांग यही चल रही है एक नए राज्य गोरखालैंड की और असम में बोडोलैंड की। ये तो दोनों जो राज्य हैं ये इनको निर्जातीय आधार पर राज्य की मांग चल रही है। ठीक है, अभी जब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी में बात करेंगे हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि निर्जातीय आधार पर क्या होता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड नए राज्य की मांग चल रही है। कर्नाटक में कोडागु, कर्नाटक में मांग चल रही है कर्नाटक की सीमाओं को परिवर्तन करके और एक नया राज्य कोडागु का निर्माण किया जाए। ठीक है, कर्नाटक में कोडागु हो गया। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, अवध और हरित प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तर प्रदेश में मांग चल रही है 3 और नए राज्यों की। ठीक है, कौन कौन से, पूर्वांचल, हरित प्रदेश मतलब जो वेस्ट यूपी वाला जो प्रदेश है, पश्चिमी यूपी वाला गाजियाबाद से लेकर के मेरठ और मुरादाबाद वाला उधर वाला क्षेत्र, सहारनपुर वाला, तो वो मांग कर रहा है कि उत्तर प्रदेश से अलग करके हमको हरित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, हमको एक नया राज्य हरित प्रदेश बना दिया जाए। वहीं जो आपके बलिया बस्ती वाला जो क्षेत्र है पूर्वांचल यूपी का, तो जो पूर्वांचल यूपी वाले राज्य हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमको एक नया राज्य के रूप में हमको हमारा गठन कर दिया जाए और राज्य का नाम रखा जाए पूर्वांचल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, हरित प्रदेश और जो अवध वाला जो क्षेत्र है, अवध फैजाबाद वाला जो क्षेत्र है इधर का, ठीक है, वो मांग कर रहा है कि एक नया राज्य का गठन किया जाए जिसका नाम रखा जाए अवध। ठीक है, फिर यूपी प्लस एमपी की कुछ सीमाओं को लेकर के, यूपी और एमपी की कुछ जो क्षेत्र हैं उनको लेकर के एक नए राज्य की मांग चल रही है। उस नए राज्य का नाम क्या रखा जा रहा है, बुंदेलखंड। तो जो लोग हैं कुछ यूपी के और कुछ मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को शामिल करके 11-12 कुछ जिले हैं शामिल करके और बुंदेलखंड राज्य की मांग चल रही है कि एक नया राज्य का गठन कर दिया जाए जिसमें कुछ जिले मध्य प्रदेश के हों, कुछ जिले उत्तर प्रदेश के हों और उन जिलों को मिला करके एक नया राज्य बुंदेलखंड का गठन किया जाए। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे बिहार में, तो बिहार में भी भाषा के आधार पर भोजपुर और मिथिलांचल। बिहार में अच्छा ये भी देखिए निर्जातीय आधार पर, ये भी निर्जातीय आधार पर। ठीक है, और बिहार में भोजपुर और मिथिलांचल, बिहार में भोजपुर और मिथिलांचल ये भाषा के आधार पर। तो बिहार में 2 नए राज्यों की मांग चल रही है, भोजपुर और मिथिलांचल, और ये मांग किस आधार पर चल रही है, तो ये मांग चल रही है भाषा के आधार पर। क्लियर, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में निर्जातीय आधार पर, बिहार में भोजपुर और मिथिलांचल 2 नए राज्यों की मांग चल रही है भाषा के आधार पर। गुजरात देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया। ठीक है, तो ये कुछ नए राज्य हैं जिनकी मांग चल रही है कि हमें जो है नए राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ठीक, चलिए ये हो गया भाषा के आधार पर हमने देख लिया।
अब हम देखते हैं आर्टिकल 4, अंतिम बचता है इसका आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में क्या उल्लेख किया गया है, क्या जिक्र किया गया है आर्टिकल 4 में? तो इसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि यदि नए राज्य का गठन किया जाता है तो वह आवश्यकता अनुसार अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 संसद को अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है कि यदि राज्य की सीमाओं में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन हो या नए राज्य का गठन हो तो अनुसूची 1 व अनुसूची 4 में संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो जो अनुसूची 4 है ये संसद को ये पावर देता है, ये अधिकार देता है कि अगर संसद के द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन किया जाए या फिर किसी नए राज्य का गठन किया जाए तो संसद को यह अधिकार है कि वो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन या संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में संसद के अनुसूची शेड्यूल्स में परिवर्तन करने के अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा, नाम में परिवर्तन होगा या फिर नए राज्य का गठन होगा तो संसद को क्या करना पड़ेगा? संसद को अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोगों ने संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को काफी डिटेल के साथ हमने बात कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर इस पार्ट से एक भी क्वेश्चन कहीं से बनने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं, एक बार देखिए कुछ चीजें समझ जाएंगी, दोबारा देखिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत इजी टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।